नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और अभी आने वाले समय तो बहुत लंबी यहाँ पर जर्नी बाकी है। हमें तो पूरा इस बार देखिए क्या है, पूरा एकदम सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। और मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। मंडे ट्यूसडे आपका हिस्ट्री, आपका इतिहास रहेगा, और वेडनेसडे थर्सडे आपका भूगोल अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक रहेगा, और फ्राइडे सैटरडे आपका भारतीय संविधान और जो कला संस्कृति है, नृत्य है, ये सब जो है टॉपिक उसमें मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो ये हम लोग का टाइम टेबल अकॉर्डिंग पूरा क्लास चलेगा। पूरा आपको रेगुलर देखना है और पूरा नोट डाउन भी करना है, क्योंकि जी देखिए स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो मान के चलिए हर एक टॉपिक से 5-6 सवाल 10 सवाल आपका पूछा ही जा रहा है। और ख़ासकर जो लूसेंट की किताब है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो आपका वनडे एग्ज़ाम है आपका, जैसे एमटीएस का है और भी सारे जो एग्ज़ाम है आपका एसएससी का, तो उसमें क्या है देखिए, जो छोटे छोटे जो लेवल के एग्ज़ाम है उसमें जीके का जो सवाल पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके का, वो बेसिक आपका पूछा जाता है। तो बेसिक नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे। और ख़ासकर जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, जो शुरू से अपना मैथ पढ़ते आ रहे हैं, वो जीके पर इतना ध्यान नहीं देते, तो उनका बेसिक और वीक होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि जो बच्चे अभी बिगनर हैं वो शुरू से अपना बेसिक टू एडवांस अपना कवर करें। ठीक है, और मैं इसमें बताऊंगा, समझा भी दूंगा, और इसमें से जो पिछले साल और उसके भी पिछले साल में जो सवाल पूछे गए हैं वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए जब तक टॉपिक वाइज आप नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा आपको। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है बहुत सारे जो टीचर हैं जो सामान्य ज्ञान जो पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके का, उसमें टॉपिक वाइज नहीं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। यानी क्वेश्चन एक ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाएंगे, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो क्योंकि वो तो एक भंडार है ना, करंट अफेयर स्टैटिक जीके, वो तो पूरा एक समुद्र है, कितना आप क्वेश्चन पकड़ोगे। इससे अच्छा है कि हम एक टॉपिक ही पूरा कवर कर लें। अगर हम एक टॉपिक पूरा कवर करते हैं तो इससे अगर सवाल बनकर आएगा तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये आपको माइंड में देखिए बिठा कर रखना है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए क्या है, आपका रैंक कौन सब्जेक्ट दिलाता है आपको, रैंक कौन दिलाता है आपका, जीके दिलाता है और इंग्लिश दिलाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि जीके का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ये दोनों मैं आपका कवर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर हैं ही, उसका डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के इसको शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा जो मैं बताऊँगा। तो देखिएगा क्या है, यह भारतीय संविधान है, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो पहले ये भारतीय संविधान कहाँ से कैसे क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब यही नहीं पता रहेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट पहुँच जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पर अनुच्छेद पहुँच जाओगे, भाई कहाँ से वो कैसे आया, जब नहीं मालूम रहेगा फिर वही आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए क्या है देखिए कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा था। यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए थे। फिर उन्होंने बंगाल पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वहाँ पर शुरू कर दिया था। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे आपका लक्ष्य है हमें एग्ज़ाम पास करना है, तो लक्ष्य एग्ज़ाम पास करना है तो इसके लिए आप कोई टाइम टेबल बनाओगे। क्या वो टाइम टेबल पूरा 365 दिन वही सेम रहेगा, उसमें आप कुछ ना कुछ बदलाव करोगे। तो सेम यहाँ पर यही है कि उन्होंने जब शासन जब शुरू किया तो एक्ट बनाना पड़ा कि हाँ भाई काम ऐसे होगा, सेनापति ये होंगे, उनके प्यादे ये हैं वो हैं, उनका जिम्मेदारियाँ ये हैं, तो कैसे वो होगा, उसके लिए एक्ट बनाया गया। तो धीरे धीरे वहाँ पर संविधान की सीढ़ियाँ जो है वहाँ पर शुरू हुई। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिए एक्ट एक लाया गया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया।
क्या है ये? इस अधिनियम का अत्यधिक जो है वो संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन जब कर रही थी तो उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ठीक है, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी कोई चाह करके भी अगर इसका विरोध करे तो उसको एक कानूनी रूप से सज़ा दी जा सके, क्योंकि रेंडमली किसी को गोली मारना वो उचित नहीं था। तो इसलिए एक कानून बनाकर यहाँ पर शासन करने की योजना बनाई। इसमें अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा सफल हुए, इसीलिए ना वो पूरे अर्थ पर उनका शासन लगभग हो गया था। पूरे अर्थ पर उनका समझ लीजिए हो गया था। क्यों हो गया था? यही कारण था। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी इसके द्वारा यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के द्वारा कंपनी का जो प्रशासनिक था, राजनीतिक था, इससे मान्यता मिली। और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जैसे आप केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्रियों को देखते हो, वैसे ही यहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, हमें ये ध्यान रखना है। देखिए, अब इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो डेट आपसे दे देगा 1772, 1773, 1774, 1775। तो उसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो उस पर आप टिक लगाओगे, 1773। तो इसको देखिए आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50, 60, 70% आपका ये स्टैटिक जीके देखिए कवर करता है, अगर टॉपिक वाइज अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो ऑडियो में लगा के सुनो इसको। आप टट्टी भी करने जा रहे हो तो भी कान में बड्स लगा कर आप जाओ, लेकिन सुनिए, पूरा देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दिया गया है। इसी से देखिए सवाल भी कितनी हर साल यहाँ पर किसी न किसी सेट में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अब इसमें क्या कहा गया है। यानी जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो कि जनरल नाम दिया गया था। ठीक है, और मुंबई और मद्रास का भी गवर्नर यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि देखिए क्या है, अंग्रेज़ों का शासन जो है वो मुंबई और मद्रास, जिसे चेन्नई अब कहते हैं उस टाइम, और बंगाल, क्योंकि इन पर जो यहाँ पर है राज्य, इन पर उनकी पूरी पकड़ थी, पूरी तरह से शासन चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया इसी एक्ट के द्वारा। अगर ये एक्ट नहीं होता तो गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं होते। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हर साल ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए सवाल घुमा फिरा कर पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, याद अच्छे से कर लेना है, नोट कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि आपको याद कैसे रखना है। याद के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, चैनल से बने रहिएगा। देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यानी जो यहाँ पर जो ये एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी का एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें उनके जो गवर्नर जनरल थे और उनके परिषद के जो 4 सदस्य थे, वे अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते, यानी वे साथ में मिलकर काम करते थे। जैसे आज आप देखते हो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो वे प्रधानमंत्री का पोस्ट प्रधानमंत्री ही ना देख रहे हैं कि कोई और देख रहा है। राष्ट्रपति का पोस्ट है तो राष्ट्रपति का पोस्ट, तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति संभाल लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री न रहे तो कौन संभालेगा। तो वहाँ पर उस टाइम था कि गवर्नर जनरल, उनके परिषद के 4 सदस्य थे, वो अपना संयुक्त रूप से काम करते थे, ये बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा तो बताइए कमेंट में, फिर से मैं समझाऊँगा।
तीसरी देखिए बातें क्या हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई। देखिएगा कैसे कैसे यहाँ धीरे धीरे काम हो रहा है। पहले यहाँ गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल के बाद यहाँ पर केंद्रीय परिषद बनाया गया, केंद्रीय परिषद के बाद यहाँ परिषद के सदस्य बनाए गए, फिर उसके बाद न्यायालय की स्थापना की गई। क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं तो सलटाया जाएगा कि सीधा गोली मार दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं था। क्योंकि भाई जब यहाँ पर संविधान, जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया है तो न्याय दिलाना भी उन्हीं का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। मुख्य न्यायाधीश और 3 और न्यायाधीश थे, जो कि और भी वो मुख्य थे। तो इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर एलिजाह इम्पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार यह सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर कहा गया, हाँ, कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। याद रखेगा ये डेट, ये एग्ज़ाम में देखिए पूछ सकता है, या पूछा तो है ही। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी 10 साल के प्रश्न पत्रों से मैं स्टडी करता आ रहा हूँ, 10 ईयर्स जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, सब मैं पढ़ता आ रहा हूँ, तो तब मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछ सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब उस वक्त की बात की जा रही है, तो उस टाइम के न्यायाधीश थे पहले सर एलिजाह इम्पे, याद रखिएगा। और इसके अलावा 3 न्यायाधीश के क्या नाम था? चैम्बर्स था, लिमेस्टर था, हाइट था। याद रखिएगा, चैलिहा, क्या है? चैलिहा, यानी चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए चौथा है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था तो उस टाइम जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे जो बड़े बड़े जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको अपने पास रखने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट देना, बड़ी बड़ी महलों को गिफ्ट में देना, अपनी जो दासियाँ थी उनको भी दान में दे देना, इस प्रकार उनका वो काम था, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकें। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कंपनी के कर्मचारियों को यहाँ बताया गया था, निजी व्यापार करने वाले जो थे भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5वीं बात कही गई है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी जब यह अधिनियम बना तो ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर पूरा नियंत्रण हो गया। और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। क्योंकि भाई जब रेगुलेटिंग एक्ट बन गया है, पूरा संविधान बन गया है, उनका जो है गवर्नर जनरल सब कुछ नियुक्त हो गया, न्यायालय बन गया है, तो अब तो काम करना पड़ेगा ना इस पर पूरा एकदम जो है डिसिप्लिन में। तो डिसिप्लिन में काम करने के लिए सब कुछ यहाँ पर उन्होंने जो ज़रूरी समझा उन्होंने वो किया, ठीक है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। तो देखिए जब भी कोई शुरू में एक्ट आता है तो उसमें खूब खूबियाँ और कुछ कमियाँ होती हैं, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर एक 1781 में एक और एक्ट सेटलमेंट लाया गया था। इस बेसिकली यह एक्ट उस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। यह तो केवल देखिए मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, बंगाल के लिए ये अभी तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बिहार, उड़ीसा के लिए भी जो है वो संविधान, मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये सब बनाने का एक अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पूरे राज्यों में इसको फैलाना था भारत के। इसके बाद है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1784 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ था? 1781 ईस्वी में।
और पिट्स इंडिया 1784 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे सवाल देखिए पूछे गए हैं। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारिक मामलों के लिए, दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। यानी यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में दोहरे प्रशासन का यहाँ पर लागू किया गया था। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था जिसमें जो व्यापारिक मामलों की सुनवाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, और जो राजनीतिक मामलों की जो सुनवाई थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करते थे। ठीक है, इसके बाद है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या है? ये चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी अब भाई जब ये सब कुछ बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, तो लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो उनका पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो पैसा कैसे देंगे? तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता था, जो भी उस अधिनियम के अंदर, यानी जो उस एक्ट में, जो उस संविधान के अंडर में जो काम करने वाले लोग थे, वो चाहे अंग्रेज़ थे या भारतीय लोग भी उनसे जुड़े हुए थे, लोग काम करते थे, उनको पेमेंट भी चाहिए होता है ना, मंथली पेमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पर यह प्रावधान लाया गया था, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाया गया था, जिसमें जो है वो जो नियंत्रण बोर्ड था, जो सदस्य थे और उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी जो पूरे भारत का व्यापार होता था उसमें से कुछ हिस्सा जो है कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया जाता था। ये याद रखिएगा 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम क्या है, पूछता है। इसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ये भी देखिए 1813 का एक ये भी चार्टर अधिनियम है। क्या है ये अधिनियम? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जो कंपनी में काम करने लोग थे, जो भी उनकी एबिलिटी थी, उस अधिनियम के यहाँ पर अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था। यानी यहाँ पर एक अधिकार का मतलब यहाँ पर केवल एक जो है वो कंपनी एक व्यापारी के साथ काम नहीं कर सकती हैं, वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग व्यापारियों के साथ काम कर सकती हैं। ये एकाधिकार को छीन लिया गया था, किंतु इससे उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यानी देखिए, अंग्रेज़ों के हाथ में दो लड्डू थे, दोनों हाथ में उनके लड्डू थे। एक तो भाई जो बेचारे भारतीय लोग थे वो अब दूसरे देशों के साथ भी ठीक से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि नहीं, आप हमारा शासन चल रहा है, हमें ही सामान बेचोगे चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर अंग्रेज़ तो चीन के साथ भी बराबर उतना ही व्यापार करते थे। यहाँ लिखा हुआ है कि 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त रहा यहाँ पर चाय का खेती के लिए। तीसरी बात कही गई है कि कुछ सीमाओं के अधीन जो है वो सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया। एक ये भी है कि भाई जब ये सब रेगुलेटिंग एक्ट वैक्ट सब लाया गया, सब संविधान लाई गई, तो जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे, वो जो व्यापारी थे, वो भारत के साथ व्यापारों के लिए खोल दिया गया। चौथी बात कही गई 1813 से पहले जो ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, यानी 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिली। यानी जब यह चार्टर अधिनियम, ये सब पिट्स इंडिया एक्ट, सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ, तब यहाँ पर जो पादरी थे भारत में आने की सुविधा मिली। इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है? 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यानी जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है, यानी अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया।
यानी जो देखिए, अब जब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो लोग थे, हेड थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भी दूर रहे उससे, क्योंकि वो अपना व्यापार करना चाहते थे। तो इसीलिए सब एक्ट लाया गया ना, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी ही कंपनी पर पूरा अधिकार जमा ले, और जब अपनी कंपनी पर अधिकार जमा लेगी तो पूरे भारत में फिर व्यापार पर जो है वो अपना अधिकार जमा लेगी। आप खेल समझ रहे हो ना, कहाँ से क्या कैसे शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी देखिए बचा हुआ है पोर्शन, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन हम लोग अच्छे से सॉलिड पढ़ेंगे। और जो जो चार्टर अधिनियम एक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, और ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।